बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर डेटाबेस डेवलपमेंट के हवाले से जारी हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम लेकर आए हैं डेटाबेस लैंग्वेज के हवाले से। थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहूँगा इस हवाले से। वो ये कि आपने जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखा, किसी सॉफ्टवेयर में काम करना सीखा, तो हमेशा आपका वास्ता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पड़ता है। वो इसलिए कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है तो हमें कोड वर्ड्स के थ्रू, हमें प्रॉपर एक एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है। तो आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है, डेफिनेटली जावा, सी, इन चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे। तो जिस तरह से वो लैंग्वेजेस हैं, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए और लैंग्वेजेस हैं, वेब के लिए और लैंग्वेजेस हैं, और इस तरह से डिफरेंट उनके अपने अपने फीचर्स हैं। इसी तरीके से डेटाबेस जब बनाए जाते हैं तो डेटाबेस को बनाने के लिए लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। उन लैंग्वेजेस की बुनियादी तौर पर जो पॉपुलर लैंग्वेजेस के नाम हैं वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी जिक्र किया था। वो उनमें से एक एसक्यूएल है और एक QBE के नाम से है, क्यूरी बाय एग्जाम्पल, और एक स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल के नाम से है। अब जो डेटाबेस लैंग्वेज है उसका बुनियादी मकसद यही है, जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस काम करती हैं, कि हम लैंग्वेज के थ्रू कोड करके हम जो है वो डेटाबेस की सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और जितने भी डेटाबेस साइंटिस्ट हैं उन्होंने जितने DBMS बनाए हैं, जितने भी DBMS बनते हैं, वो DBMS क्या करते हैं, वो लैंग्वेजेस के थ्रू बनाए जाते हैं, प्रॉपर कोड के थ्रू। लेकिन जब एक DBMS हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक MS एक्सेस एक DBMS है, या ओरेकल है, या DB2 है, SQL सर्वर है, कोई भी DBMS हम ले लें, जब एक DBMS हमारे पास आ जाता है और मैं अगर एक DBA हूँ या कोई भी एक बंदा जो एज ए डेवलपर काम कर रहा है, एज ए डेटाबेस एनालिस्ट काम कर रहा है, या वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डाटा एक्सपर्ट के हवाले से काम कर रहा है, तो अब उसके पास DBMS अवेलेबल होगा। वो DBMS जो किसी भी हमें फर्म से लाइक माइक्रोसॉफ्ट या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DBMS बनाती हैं, उनसे कोई एक DBMS हमने परचेज कर लिया। उसके बाद अब हमारा मकसद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डाटा है, बीइंग अ डाटा एनालिस्ट या डाटा एक्सपर्ट, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को, जहां मैं जॉबियन हूं, मेरा ये वहाँ पे मेरी प्राइमरी ड्यूटी है कि मैं अपनी जो डाटा वैल्यूज़ हैं उनको कन्फिगर करूं, उनको मैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करूं, अब मैं टेबल्स क्रिएट करूं, उन टेबल्स के अंदर मैं डाटा लेकर आऊं, मैं डाटाबेस प्रॉपर क्रिएट करूं यूजिंग दैट लाइसेंस DBMS जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमने ख़रीदा है। और उसके बाद मैं उसके ऊपर उस डाटा जो मैंने डेटाबेस बना लिया, उसके ऊपर फिर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, मैं डिफरेंट क्यूरीज क्रिएट करूं, मैं डिफरेंट रिपोर्ट्स क्रिएट करूं, और मैं अपनी मैनेजमेंट को वो सारे बेनिफिट्स दिलवाऊं जो कि कोई भी DBMS हमें दे सकता है। तो DBMS हमें बना मिलेगा, हम उसका लाइसेंस लेंगे, और DBMS मिलने के बाद हमने DBMS के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस जब परफॉर्म करने हैं, तो उस हवाले से हमारे पास दो तरह की सेट ऑफ क्यूरीज हैं। इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो तरह की डेटाबेस लैंग्वेज क्यूरीज के अंदर। तो ये जो आपके पास टॉपिक है कि डेटाबेस लैंग्वेजेस, इसको मैं शॉर्टन करके आपके सामने जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकर आया हूँ वो ये आप यूँ समझिए कि हमारे पास डेटाबेस की क्यूरीज की दो कैटेगरीज हमने कर दी। दोनों ही जो है ना वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्रामिंग क्यूरी है, लेकिन उनको हमने उनकी प्रोसेसिंग के एतबार से, हमने उनको उनकी अमल करने के लिहाज से, या उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उस हवाले से हमने उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक का नाम हमने DML रख लिया और एक का नाम हमने DDL रख लिया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये दो सेट ऑफ क्यूरीज बन गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? अब दो चीज़ें हैं जो हमने पहले अंडरस्टैंड करनी है। वो ये है कि एक होता है डाटा, जो कि हम डेटाबेस के टेबल्स के अंदर या डेटाबेस का जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके अंदर हम उसे स्टोर करते हैं, और एक वो स्ट्रक्चर होता है जो डाटा को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। मैं थोड़ा सी वजाहत कर देता हूँ, एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब जो टेबल है वो क्रिएट किया रहता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से। हम एक ब्लैंक टेबल बनाते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी तक, लेकिन हम उसके अंदर जो कॉलम्स हैं और जो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एक्सपेक्टेडली हो सकती हैं, हम उनको तय कर लेते हैं। हम अपने हर कॉलम की टाइप को सेट करते हैं। ये सारा कुछ हम कहाँ से ले रहे हैं?
जब हमने टेबल बनाना होता है, तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपसे जिक्र किया कि टेबल हमेशा रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल हमेशा जो है ना वो ओरिजिनेट होता है आपकी एंटिटी मॉडल से। आप एक एंटिटी को टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर आके, तो जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे टेबल के कॉलम बनेंगे। फिर हम हर कॉलम की डोमेन सेट करते हैं। डोमेन से मुराद है कि हम उसकी डाटा टाइप, हर कॉलम की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी या टेक्स्ट होगी या नंबर होगी, डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो हम हर कॉलम की टाइप सेलेक्ट करते हैं, हर कॉलम का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम जो किसी भी वैल्यू की रेंज है वो क्या हो सकती है। जिस तरह से नेम के स्पेल्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, रोल नंबर का मैक्सिमम साइज क्या होगा, ये हम सेटिंग्स करते हैं। फिर अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है अपने कॉलम्स के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर, अपनी रोज के ऊपर, तो वो हम रिस्ट्रिक्शंस भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी कॉलम को हाइड करना है, ठीक है, किसी कॉलम की जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई नहीं होने देना, हम उसे सिर्फ रीड ओनली रखना चाहते हैं, मॉडिफाइबल नहीं बनाना चाहते, या किसी पूरे टेबल को हम हाइड करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा, एडमिन के अलावा बाकी जो यूजर्स उनको वो टेबल नजर ना आए। इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी हम लगाते हैं अपना स्ट्रक्चर बनाते वक्त। मैंने डाटा को एलिमिनेट कर दिया कि डाटा को अभी हम वक्ती तौर पर जहन से निकाल रहे हैं कि डाटा हमारे पास है ही नहीं। हम सिंपल पहले क्या कर रहे हैं, हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा जो कंटेनर है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, टेबल बनाने की कमांड, कॉलम्स क्रिएट करने की कमांड, इंसर्ट करने की कमांड, उसके अलावा जो आपके पास उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, कॉलम्स की टाइप क्या होगी, कॉलम का साइज क्या होगा, फिर जो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पे आपसे बात की है, सिक्योरिटी की बात की है, मॉडिफिकेशंस की बात की है, ये सब कुछ करने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ कमांड्स क्यूरी बाय एग्जांपल लैंग्वेज QBE या SQL के अंदर जो सेट ऑफ कमांड्स हमारे पास मौजूद हैं, उन सारी सेट ऑफ कमांड्स को हम जो है वो कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। ये वो सेट ऑफ कमांड्स हैं जो कि डाटा का स्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं, डाटा के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती हैं और ये स्कीमा डेवलप करती हैं, स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं, और डाटा वैल्यूज़ के साथ इनका कोई ऑपरेशन में हिस्सेदारी नहीं है। ये ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि ये स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, उन सारे कामों को DDL का सेट ऑफ क्यूरीज जो है ना वो डील करता है। तो इसकी अहमियत यूँ है कि ये सबसे पहले हम हमेशा, जब मैंने रिलेशनल मॉडल स्टार्ट किया था, एक वीडियो हमारी रिकॉर्डेड है, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल, उसको भी ज़रूर जाके व्यू करें, उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप इन कंसेप्ट्स को, मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ कि इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए यू नीड अ हायरार्की। आप जब तक हायरार्किकल चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपको, क्योंकि चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब तक आप कंसेप्ट्स को ब्रीफली स्टडी नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट किसी कंसेप्ट को समझ नहीं सकते। तो हमने रिलेशनल मॉडल के अंदर जिक्र किया था कि रिलेशनल मॉडल के अंदर जब हम एक रिलेशनल मॉडल बिल्ड करते हैं तो पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें इनपुट में ER मॉडल से कितनी हमें एंटिटीज़ मिली हैं, और जितनी एंटिटीज़ मिली होंगी उतने ही हमने टेबल क्रिएट करने हैं, और हमने फिर हर टेबल के अंदर एट्रीब्यूट या कॉलम क्या रखने हैं ये भी हम एंटिटी से लेते हैं। तो पहले सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब स्ट्रक्चर बनाकर आपका डाटा एनालिस्ट या डाटा डेवलपर आपको दे देता है, तो जो आपका एंड यूज़र है, जो कोई आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अकाउंटेंट है, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसको स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाता है, बैक एंड उसकी लॉजिक्स, उसकी एल्गोरिथम्स अप्लाई करके दिए जाते हैं, और वो डाटा एंट्री करना वो उसका फिर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है। डाटा एंट्री करना किसी डेटाबेस डेवलपर का काम नहीं है। तो जो मेजर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो DDL के थ्रू करते हैं। तो आई होप कि आप इस एक पर्टिकुलर पोर्शन को समझ गए होंगे कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस का क्या बुनियादी तौर पे काम है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्क्रॉल डाउन इसको करके हम आप अपनी अगली जो है ना वो चीज़ लेकर आते हैं। वो हमारे पास है कि हम किस तरीके से डाटा मैनिपुलेशन की तरफ चलेंगे। तो जो डाटा मैनिपुलेशन है उसका जो आपके पास रोल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाटा मैनिपुलेशन हमने कैसे करनी है। ये आपके पास डाटा मैनिपुलेशन आ गए। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये है, DML इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। डाटा मैनिपुलेशन का काम ये है कि ये वो सेट ऑफ क्यूरीज हैं SQL के अंदर और QBE के अंदर जिनका बुनियादी मकसद डाटा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। इन क्यूरीज का डायरेक्ट तल्लुक डाटा
के साथ है, ना कि स्ट्रक्चर के साथ। इन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, ये कर ही नहीं सकते। इनका डायरेक्ट जो तल्लक है वो आपके पास उसके अंदर है डाटा वैल्यूज़ के साथ है। डाटा वैल्यूज़ को चेंज करना, डाटा वैल्यूज़ के ऊपर कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसके अलावा सर्च करना, डाटा वैल्यूज़ को रिट्रीव करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, जितना काम डाटा के साथ है वो मैनिपुलेशनल सेट ऑफ क्यूरीज ने परफॉर्म करना है। तो ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपकी कहलाती है। इसकी एग्जांपल ये आपके पास बुलेट पॉइंट्स में भी हैं कि आपके पास इंसर्शन ऑफ न्यू डाटा वैल्यूज है, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा है, रिट्रीवल ऑफ डाटा है, रिट्रीवल का दूसरा मतलब सर्च है, और इसके अलावा डिलीशन ऑफ डाटा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा हैं। तो डाटा मैनिपुलेशन इसका बुनियादी काम है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि सिलेक्ट क्यूरी। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक डाटा का जब स्ट्रक्चर बन जाता है और हमने स्ट्रक्चर बना लिया, खाली टेबल हमारे पास आ गए। अब जब तक उन खाली टेबल्स के अंदर डाटा इंसर्ट नहीं होगा तो वो टेबल्स किसी काम के नहीं हैं। उनमें डाटा रिकॉर्ड डालने हैं तो हमें इंसर्शन की क्यूरी लगानी पड़ेगी। फिर रिकॉर्ड में भी हमसे कोई गलती हो जाए, हमने किसी रिकॉर्ड को चेंज करना होगा, तो हम आपके पास जो है ना वो चेंजिंग करने के लिए मॉडिफिकेशन की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की, रिट्रीव की, ऐड रो, ये सारे काम हम जो है ना वो करेंगे। और हम इनको ये भी कहते हैं कि जो मैनिपुलेशनल लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, ये जो सेट ऑफ क्यूरीज हैं, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। बार बार इन्हीं क्यूरीज ने यूज होना है। जो मैंने पहले बात की डीडीएल क्यूरीज की, डीडीएल क्यूरीज लेस फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। वो एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्रिएट टेबल की क्यूरी एक दफ़ा चलेगी, वो टेबल बना देगा आपको। बार बार अपने टेबल नहीं बनाना, आप 3, 4, 5, 6 जितने टेबल बनाने हैं वो आप एक दफ़ा टेबल्स क्रिएट करते हैं, उनकी पॉलिसीज वाज़ा कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर डाटा ही आना है और डाटा ने बार बार अपडेट रिट्रीव होना है। ठीक है, तो आपके पास डाटा के अंदर जब भी कोई चेंजिंग करनी है, डाटा को डिलीट करना, अपडेट करना, ऐड करना, या उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सैलरीज का कॉलम मौजूद है, हमारे पास मंथली सैलरी रिकॉर्ड है और हम उसकी एनुअल सैलरी निकालना चाहते हैं, तो हम मंथली सैलरी के कॉलम को 12 से मल्टीप्लाई करें तो एनुअल सैलरी आ जाती है। अगर हमारे पास मंथली प्रॉफिट रेशियो आ रही है एवरेज, हम उसकी एनुअल एवरेज निकालना चाहते हैं तो फिर भी हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अगर हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ मौजूद है और हम उसकी एज फाइंड करना चाहते हैं तो स्टिल हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपने करनी है डाटा के साथ, वो सारे का सारा आपके पास जो है ना वो मैनिपुलेशनल क्यूरीज के थ्रू जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो ये दोनों सेट ऑफ क्यूरीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। मैं अगर आखिरी बात करूं वो ये है कि जो हमारा एंड यूज़र होता है, चाहे वो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चाहे वो कोई जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हम एंड यूज़र्स जो हैं वो ना मैनिपुलेशनल क्यूरीज को देख रहे होते हैं, ना डेफिनेशनल क्यूरीज को देख रहे होते हैं, बल्कि एंड यूज़र को इंटरफेस दे दिया जाता है खेलने के लिए। ठीक है, इंटरफेस के ऊपर वो डाटा डाल रहा होता है, डाटा डिलीट कर रहा होता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जब कोई भी ऑपरेशन एंड यूज़र करेगा डाटा के हवाले से तो वो डेफिनेटली परफॉर्म होगा मैनिपुलेशनल क्यूरीज के थ्रू, और जब कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर होंगी तो वो परफॉर्म की जाएंगी आपके पास डेफिनेशनल क्यूरीज के थ्रू, डीडीएल के थ्रू। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को समझे होंगे, आप इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड आपने किया होगा। तो ज़रूर इसको आप मैक्सिमम जो है ना वो अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को, और आप जो है ना वो मैक्सिमम जब तक इनको अंडरस्टैंड नहीं करते आप आने वाले कंसेप्ट को नहीं समझ सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने से ये होगा कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू बआसानी पहुंच सकती हैं। तो आप उन सबको सिक्वेंशली देखें ताकि आप इन कंसेप्ट को मैक्सिमम अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।